न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। उत्तराखंड में गुरुवार को नहीं होगा बहुमत का परीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लगाई रोक। मामले की सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए टली। कल हरीश रावत को साबित करना था बहुमत। पीएम मोदी ने ब्रसेल्स के मालवीक मेट्रो स्टेशन पर धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ब्रसेल्स हमले में एक भारतीय समेत 32 लोगों की हुई थी मौत। भारत यूरोपीय संघ के सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। कारोबारी विजय माल्या ने बैंकों को दिया प्रस्ताव। सितंबर तक 4,000 करोड़ रुपए चुकाने को हुए तैयार। सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद दस्तावेज में सौंपा प्रस्ताव। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाए बिना विदेश चले गए हैं विजय माल्या। असम की रैली में सोनिया गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार ने असम की अनदेखी की। असम से विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ असम में ही राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा, कांग्रेस ने असम को तबाह और बर्बाद किया। असम में बीजेपी की सरकार आने का दावा भी राजनाथ ने किया। और चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए युवराज सिंह। मनीष पांडे लेंगे युवराज सिंह की जगह। कल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से है भारत का मुकाबला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। हमारे देश में दंगों को लेकर खूब राजनीति होती है। किसी पर दंगा करने तो किसी पर दंगा करवाने के आरोप लगते हैं। कुछ लोग दंगा पीड़ितों के जख्मों पर सियासी रोटियां भी सेकते हैं। लेकिन दंगों को लेकर जो बुनियादी सवाल हैं उससे हर कोई बचना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि हम दंगों की बात अचानक क्यों करने लगे हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है। लगातार इन दिनों सुर्खियों में रहने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के एक बयान से सियासी हलकों में फिर से खलबली मच गई है। कन्हैया के बयान पर सबसे ज्यादा मुखर हुई हैं बीजेपी की सांसद किरण खेर। कन्हैया के बयान पर किरण खेर भड़क गई हैं। उन्होंने कन्हैया के बयान को शर्मनाक बताया है। किरण खेर ने ट्वीट करके कहा है कि क्या आपका जमीर बिल्कुल मर गया है कन्हैया। किरण खेर ने कहा है कि कई कांग्रेसी नेता 1984 के दंगों के लिए कटघरे में हैं। कन्हैया जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में अब कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने भी इस मसले पर ट्वीट करते हुए कहा कि 1984 हो या फिर 2002 कोई फर्क नहीं है। दंगे नहीं, कत्लेआम हुआ था। सक्रिय रूप से हुए नरसंहार को सरकार का साथ मिला। यह कपिल मिश्रा की टिप्पणी है। इन दोनों में न्याय नहीं मिला। दरअसल जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने विश्वविद्यालयों में हो रहे कथित हमलों की तुलना गुजरात के दंगों से करते हुए यह आरोप लगाया है कि दोनों को सरकारी मशीनरी के समर्थन से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों में फर्क होने पर जोर देते हुए कन्हैया कुमार ने यह आरोप लगाया कि गुजरात हिंसा सरकारी मशीनरी की मदद से की गई थी, जबकि दूसरा भीड़ के उन्माद का नतीजा था। अब इस पूरे मामले में कई तरह के सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं कि क्या किसी तरह की हिंसा को तर्कों के सहारे जायज ठहराया जा सकता है। क्या 2002 के गुजरात दंगों और 1984 के दंगों को अलग अलग चश्मे से देखा जा सकता है। सवाल यह भी है कि कन्हैया कुमार की बातों में कितना दम है। 2002 के दंगों के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। इससे साफ संकेत यह था कि गुजरात में उन दिनों क्या हो रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि किरण खेर को कन्हैया की बात क्यों हजम नहीं हो रही है, या फिर कन्हैया कुमार भी अब राजनीतिक तौर पर मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए हैं और राजनीतिक जुमलेबाजी कर रहे हैं। प्राइम एजेंडा में आज का मुद्दा यही।
इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित नेता पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। जेपी अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा में। सर, हम ये जानना चाहते हैं, हालांकि जब सीपीआई के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल पूछेंगे कि ये एक छात्र संघ अध्यक्ष का निजी बयान है या फिर पार्टी से सहमति रखती है। क्या वाकई इन दोनों दंगों में इतना बड़ा फर्क है या फिर राजनीतिक जुमलेबाजी कर रहे हैं कन्हैया कुमार? लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के नजरिए से सर ये समझना चाहते हैं कि इन दोनों दंगों में क्या मूल फर्क आपको दिखाई देता है? अचानक कन्हैया कुमार को इन दंगों की याद क्यों आ रही है? क्या संकेत या संदेश वो देना चाहते हैं? क्या अब लेफ्ट भी उसी तरह की राजनीति पर उतारू है? राजीव जी, इसको अगर आप सही पैमाने से देखें, सही दिशा में देखें जी, तो इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया जा सकता है। जो दंगे 2002 में हुए वो दंगे किसी भी लिहाज से नहीं माने जा सकते कि अपने आप हुए हैं। और उस समय की जो माहौल था, उस समय की जो खबरें थी, उस समय की जो राजनीतिक वहाँ पे थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनमें से एक थे, जिन्होंने ये माना कि हाँ, वहाँ गुजरात की सरकार से गलती हुई है। वहाँ गुजरात में जितने लोग थे जो उस समय की रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे या एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते थे, वो सारे लोग उसके अंदर शामिल थे। और एक आदमी ने नहीं कहा, ये जगह जगह इसका तबसरा हुआ है, टेलीविज़न में भी हुआ है, और ये माना गया कि ये सारा काम उस समय की वहाँ की सरकार ने किया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नाम दिया गया था जी। लेकिन जहाँ तक 1984 के दंगों का सवाल है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगी कि हम उसे रोक नहीं पाए, लेकिन ये कहीं नहीं माना जा रहा कि ये जानबूझकर कराया गया दंगा था। कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो आज के समय में जो इतिहास कह रहा है, वो इतिहास ये कहता है कि दोनों झगड़ों में जमीन आसमान का फर्क था। जान और माल का नुकसान हुआ हो, लेकिन वो उन लोगों की दानिश्ता तौर पर की गई एक साजिश थी जो 84 के दंगों में नहीं थी। तो उसके लिए कांग्रेस ने समय समय पर माफी भी मांगी और ये कहा है। और आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में कहीं भी झगड़े फिसाद होते हैं तो हमने कभी उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस पे कभी एलिगेशन नहीं लगा बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी, हमने आपस में झगड़ा कराया और अग्रवाल साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी है। एक नहीं, कई बार माफी मांगी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जितना कि मुझे ध्यान है, सदन में खड़े होकर माफी मांगी है बाहैसियत देश के प्रधानमंत्री। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आप इतिहास का जिक्र कर रहे थे जेपी अग्रवाल साहब, ये बात भी तो उतनी ही सही है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की संलिप्तता उसमें पाई गई है। इस बात को लेकर वो कटघरे में हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तब फिर हम दोनों के फर्क को कैसे समझें सर? मैं ये जानना चाहता हूं कि दो अलग अलग पैमाने कैसे हो सकते हैं। गुजरात में जो लोग दंगों में शामिल थे वो आज बड़े साफ तौर पर कहते हैं, जिनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे, अमित शाह जिनको तड़ीपार किया गया उस समय की जो न्यायालय उसने, वो तो ये कह दें कि साहब हम इसमें शामिल नहीं थे, किसी कोर्ट ने हमें दोषी नहीं ठहराया, तो वो तो ठीक है। लेकिन आज अगर दिल्ली के मामले में देखा जाए तो अभी तक किसी भी कोर्ट ने हमारे किसी नेता को दोषी नहीं ठहराया। तो आप उनके लिए पैमाना अलग होगा, हमारे लिए पैमाना अलग होगा। मैं ये मानता हूं कि कुछ आरोप लगे हैं, हमारे कुछ नेताओं पे आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप सिद्ध हो गए तो जो सजा कोर्ट चाहे, न्यायालय चाहे, उनको दे, जो आज के कानून कहते हैं वो दे, हम कहीं मना नहीं कर रहे। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आप दो पैमाने नहीं रख सकते। हमारा कोई भी नेता उसमें शामिल नहीं था और ना हम किसी को बचाने की कोशिश करेंगे, ये भी मैं आपको कह दूं। कांग्रेस ने कभी ये कोशिश नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ तो ऐसा नहीं है, अगर ये माना गया कि वहां मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और सारी दुनिया ने वो तमाशा देखा, आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने आदरणीय प्रधानमंत्री को वीजा देने से मना कर दिया कि हम इन्हें नहीं बुलाना चाहते, इनको नहीं आना चाहिए हमारे देश में। तो क्या ये बहुत बड़ी साख है किसी व्यक्ति की? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि प्रधानमंत्री ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है और दुनिया में हर जगह स्वागत होता है।
यह भी तो एक स्थिति परिस्थिति हमारे सामने है सर। अपने आप ही तो कह रहे हैं राजीव जी कि हमारा मान बढ़ा है। क्या आज से पहले कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया? आज मैं ये कहता हूं आपको कि ये पहली बार आए हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान आज ही पैदा हुआ है। ये 60 साल ताकत से बाहर रहे, इनसे अंदाजा नहीं है कि ये देश यहां तक कैसे पहुंचा, कितनी मेहनत लगी, कितने काम किए, कितने फैसले लिए, किस तरह लोगों को जोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, किसके लिए क्या फैसला लेना है वो फैसले लिए गए, तब हम यहां पहुंचे हैं। इनको ये तमाशा लग रहा है। सर माफ करना, जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं आप बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप देखें, ट्वीट देखें, बहुत सारे मजाक बनाते हैं लोग कि ये पता करो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में कब रहेंगे, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की समस्याओं के बारे में कब बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आतंकवाद हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। उनकी मन की बात में एक लफ्ज भी आज तक प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के बारे में नहीं बोले। आप भी एक पत्रकार हैं, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी सुना होगा, आप मुझे बता दें। ठीक है, क्या आतंकवाद मुद्दा नहीं है? ठीक है सर। आप क्या करने पाकिस्तान दंगों गए थे? पर सियासत और दंगों की सियासत कोई नई बात नहीं है। जेपी अग्रवाल साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं सर। अगर कोई हादसा हो जाता तो वो एक जंग का रूप ले लेता। लेकिन इस वक्त कन्हैया कुमार या फिर लेफ्ट को दंगों की याद या उसके इतिहास की याद क्यों आ रही है? हम जेपी अग्रवाल साहब आते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कभी ये मौका नहीं मिला अंतरराष्ट्रीय स्तर के मंचों पर जाने का। ठीक है, पहली बार जा रहे हैं तो वो उसकी गलतफहमी उनके दिमाग में है। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं। अश्वनी उपाध्याय साहब प्रवक्ता है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अश्वनी उपाध्याय साहब, हम जानते हैं कि आप जिस तरीके से उंगली उठा रहे हैं जरूर जेपी अग्रवाल साहब की बात का जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा ये समझना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार के इस बयान को, जिस पर किरण खेर ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की और यह तक कह दिया कि कन्हैया का जमीर मर चुका है, मर गया है ऐसा लगता है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्यों ये फर्क कन्हैया कुमार कर रहे हैं? क्यों ये वो बता रहे हैं कि 2002 में जो कुछ हुआ वो सरकारी मशीनरी का फेल्यूर था, जबकि 1984 का दंगा भीड़ का उन्माद था? देखिए, पहली बात तो रघुनंदन जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे भारत में लगता है एक ही यूनिवर्सिटी है जेएनयू, और पूरे भारत में एक ही यूनिवर्सिटी का एक प्रेसिडेंट है कन्हैया कुमार। और अब इसको आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो आपका विशेषाधिकार है। आप लोग हम चर्चा नहीं कर रहे सर, मामले को हवा आपकी सांसद ने दी है, हम चर्चा नहीं कर रहे। अश्वनी जी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि किरण खेर जो आपकी पार्टी की सांसद है, महत्वपूर्ण नेता है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस पर बयान दिया और उसके बाद प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगी। हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपकी नेता कर रही है सर। हाँ, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। पहली बात तो मैं जयप्रकाश जी को सुन रहा था, इनके साथ मैंने बहुत डिबेट किया है और बहुत वरिष्ठ है, हमसे कई साल इनका ज्यादा अनुभव है। लेकिन जिस तरीके से आज जयप्रकाश जी बोल रहे थे, बड़ी तकलीफ हो रही थी। मुझे लगता है बहुत हल्के में जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का इससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस किस लेवल पे आ गई है, कितने हल्केपन पे आ गई है कांग्रेस, जहां प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं को लेकर इस तरीके की बातें करना। प्रधानमंत्री होता है, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अभी भी सोनिया गांधी को ही अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। ये बड़ी दुखद बात है। जहां तक इस कन्हैया कुमार की बात है, सब जानते हैं उसकी विचारधारा अलगाववादियों वाली है, उसकी विचारधारा नक्सलियों वाली है। वो यहाँ कहता है भारत के टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां खड़ा रहता है। और ऑलरेडी वो जमानत पे है, वो अभी जमानत पे है। अभी ये उसको दोष मुक्त नहीं कह सकता कि वो दोष मुक्त हो गया देशद्रोह के, नहीं, आरोप सिद्ध भी नहीं होगा वाले मुकदमे से। दोष मुक्त नहीं हो गया। अश्विनी जी, आप तो खुद कानून के बड़े जानकार हैं। आरोप सिद्ध भी नहीं हो गए, वो जमानत पर है, लेकिन आरोप सिद्ध भी नहीं हो गए। उसको जो बेल मिली है, बहुत स्पेशल कंडीशन मिली है। नहीं, सारी बात ठीक है, लेकिन अदालत का कोई अंतिम फैसला भी नहीं आ गया। स्पेशल कंडीशन सर, अदालत का कोई अंतिम फैसला भी नहीं आ गया, ये भी सही है। सुनिए, आज तक किसी भी नेता को बेल देते समय इतनी कंडीशन नहीं लगाई गई जितनी कंडीशन उसको लगाई गई है। उसके ऊपर उतनी सारी कंडीशन लगाई गई है जो कश्मीर के अलगाववादियों को लगाई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन इससे आरोप सिद्ध हो गया ऐसा भी नहीं है। करोगे, दुनिया भर की जो बातें की गई बिल्कुल ठीक है, वो जैसे अलगाववादियों को दी जाती है बेल, वैसे ही उसको बेल दी गई है। उसको नॉर्मल कंडीशन बेल नहीं दी गई, कोई बहुत हीरो बना के उसको बेल नहीं दी गई है। अब जहां तक मैं आता हूं आपके दूसरे विषय पे, भारतीय जनता पार्टी
और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया। जयप्रकाश जी कह रहे थे बहुत लंबा राज किया, हमें बड़ा अनुभव है। एक बड़ा ताज्जुब है, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इन्होंने केवल लूटा, माल खाया और काम क्या किया कि भारत का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसको 70-75% लागू किया, 20-25% का आसपास छोड़ दिया और 25% वो इन्होंने संविधान छोड़ दिया, वो आर्टिकल छोड़ दिए जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी था। मैं उसका आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लेकिन हमारे संविधान में लिखा था कि 14 साल तक के सभी डिबेट तो दो दंगों को अलग अलग चश्मों से देखने पर है ना सर। ये हमारे संविधान में लिखा जी, था। आपकी बात ठीक हो सकती है, आप जिस संविधान का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन सर डिबेट जो है, एग्जांपल दे रहा हूं कि अश्वनी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो डिबेट है वो संविधान पूरा लागू हुआ है अभी तक नहीं हुआ सर, इस पर नहीं है डिबेट। इस पर है कि कन्हैया कुमार दो दंगों को अलग अलग चश्मे से क्यों देख रहा है। डिबेट इस पर है कि क्या वाकई जो वो आरोप लगा रहा है कि गुजरात में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और उसके संरक्षण में दंगा हुआ, क्या ये बात सही है? क्या बीजेपी इसे खारिज करती है या स्वीकार करती है? सर डिबेट आज ये है, क्या 1984 का दंगा भीड़ का उन्माद था? आप ये बताइए। नहीं, क्या 1984 का दंगा भीड़ का उन्माद था? डिबेट इस बात पर है। मैं आ रहा हूं अब। अरे आपने सवाल कर दिया, जवाब सुनिए। गुजरात दंगों को लेके बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड एसआईटी ने जांच किया। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी किया। उसमें भी किसी भी तरीके के मतलब बड़ा क्लियर कट किया कि वो दंगा क्यों हुआ। जो लोग उसमें शामिल थे उनको सजा हो चुकी है, वो लोगों को आजीवन कारावास हुआ है, जेल में है। जहां तक 84 का दंगे की बात है, 84 के दंगे में अभी तक मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, सज्जन कुमार जी और कांग्रेस के कई नेताओं का चल रहा है। इसलिए हम आज ये नहीं कह सकते कि कौन उसमें अपराधी है कौन नहीं है, लेकिन उसका मामला चल रहा है। गुजरात दंगे के बारे में ऐसा कमेंट करके मुझे लगता है कोर्ट की अवमानना की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जा रही है, हाई कोर्ट की अवमानना की जा रही है। और कन्हैया जैसा गद्दार अगर करता है तो बात समझ में आती है। जयप्रकाश जी जैसे सधे हुए पुराने नेता अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं गुजरात दंगों को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल हल्केपन पे आ गए हैं। उनके पास राजनीति के लिए और कोई माध्यम नहीं बचा है, इसलिए वो इस स्तर पे आ चुके हैं। कन्हैया जैसा आदमी इस तरीके की बात करे, वो बोलता रहे, वो तो नक्सलियों वाली भाषा बोलता है, वो गद्दारों वाली भाषा बोलता है, इसलिए उसकी भाषा में हमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमें जयप्रकाश जी की भाषा पे है। जयप्रकाश जी पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है, और वो जानते हैं कि हाईकोर्ट में मामला क्लियर हो चुका है, जिसको सजा होनी थी सजा हो चुकी है, जिसको बरी होना था बरी हो चुका है, सब कुछ तो क्लियर है। आपको भी पता है रघुनंदन जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक है, हम पता है आपकी बात पर जवाब ले ले जेपी अग्रवाल साहब। तकलीफ इस बात की है बीजेपी को, अश्वनी उपाध्याय साहब को, कि चलिए कन्हैया कहे तो उसे बहुत वेटेज नहीं देते, लेकिन आप जैसा सीनियर लीडर अगर ये बात कहता है तब उनके दिल में थोड़ा दर्द होता है। सर अश्वनी जी कई बार मेरे साथ किसी न किसी बहस में रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, किसी भी जो नेता उस समय का था वहां का, उसको तड़ी पार क्यों किया गया? इनकी सरकार पे एलिगेशन क्यों लगे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो सवाल उठाए थे वो सवाल क्यों उठाए थे? क्या ये सारे लोग गलत थे? अगर कोई एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आया, और माफ करना मैं अश्वनी जी आपसे कहना चाहता हूं, उस समय के अखबार पढ़ो आप, उस समय की डिबेट देखो, हर जगह वो सवाल भारतीय जनता पार्टी और उस समय की गुजरात सरकार के ऊपर उठाया गया, और यहां तक कहा गया कि ये सारा दंगा फिसाद चुनाव जीतने के लिए कराया जा रहा है। तो माफ करना, ये सवाल नहीं उठेगा। हाँ, अगर मान लीजिए किसी कोर्ट से कोई फैसला आ भी गया, मैं मान लिया उन्होंने बरी कर दिया, तो बरी कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है वो सारी बहस जो उस समय चली थी वो बेबुनियाद थी और बेकार हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने कोई चीज हमारे सामने है, मेरे को कोई सर्टिफिकेट हमें कन्हैया से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आमतौर पर कभी कोई झगड़ा होता है, आप देखें चुनाव से पहले, अब जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, सबने कहा बीजेपी ने कराया है। अगर जो उस समय की चर्चा बनी वो ये बनी कि क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं इसलिए दंगा फिसाद शुरू हो गया। कहीं भी कोई दंगा फिसाद होता है उसमें आप ही का नाम क्यों आता है?
आरएसएस का नाम क्यों आता है? क्यों नहीं इस चीज को आप साफ करते और क्यों नहीं अपने जो आपका तरीका है काम करने का उसको बदलते? अगर आप हिंदू मुसलमान में फर्क करेंगे, अगर आप मजहब को एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल तो पैदा होगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नंबर 2, अब मिसेस खेर ने जो कमेंट करा, माफ करना, बीजेपी में कोई सीनियर लीडर नहीं है जो उसका जवाब देता। मैं मिसेस खेर को बहुत सीरियसली नहीं लेता क्योंकि आज तक वो पर्दे पे रही हैं, पहली बार कोई चुनाव लड़के जीती हैं और माफ करना वो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आगे बहुत मुश्किल सफर है उनका, तो उनके किसी सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अभी अग्रवाल साहब चुनाव का जिक्र कर रहे थे। दंगा और चुनाव का बड़ा पुराना रिश्ता है। आजादी से लेकर अब तक कई बार दंगों की फसल इस देश में फली फूली है और जमकर काटी भी गई है। हम ब्रेक लें, उससे पहले अश्वनी जी से हम जवाब जरूर लेना चाहेंगे जो बातें जेपी अग्रवाल साहब ने कही हैं। अश्वनी जी, जेपी अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सही हो सकता है कि अदालत ने बरी किया हो आपके नेताओं को, लेकिन यह भी सही है कि आपके नेता तड़ीपार हुए, उस वक्त के अखबारों ने जो रिपोर्टिंग की और भी तमाम बातों का वो जिक्र कर रहे हैं। क्या ये वो दाग है जो कभी धुलेगा नहीं? देखिए, पहली बात तो ये पिछले 10 साल में जरा क्या क्या हुआ आप समझिए। इशरत जहां लश्कर तोयबा की सदस्य नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं ने बोला, वो तो बड़ी ईमानदार है, और कुछ लोगों ने तो बोल दिया वो तो बिहार की बेटी भी है। हेडली आतंकवादी नहीं है, ये बोला गया। सोनिया गांधी जी जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ तो फूट फूट के रोई, ये बाकायदा कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान खुर्शीद साहब ने बोला था। सिंधे साहब ने बोला था कि भाई ये हाफिज सईद कोई आतंकवादी थोड़ी, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं उसके खिलाफ। चिदम्बरम साहब ने क्या क्या बोला आपको पता है। अगर इनकी पूरी आप हिस्ट्री देखें पिछले 10 साल में तो डिवाइड एंड रूल, मतलब वोट के लिए देश की एकता और अखंडता को एकदम ताक पे रख देना, ये मुझे लगता है ये कांग्रेस का जो पाप है वही इसी का कारण है कि जिसको 444 सीट मिलती थी, अब जनता जाग गई, 44 सीट पे ला दिया। और कांग्रेस अब उससे और आगे जा रही है। पहले केवल इनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, अब इनकी नई पॉलिसी आ गई लाई एंड रूल, कि झूठ बोलो। आप याद रखिए जयप्रकाश जी, 2-3 इलेक्शन आपको भी हो गया दिल्ली में लड़ते हुए, आप 2-3 बार जीते भी थे, 2-3 बार से हार भी रहे हैं। आप अच्छी तरह याद रखिए, जनता अब जाग चुकी है। डिवाइड एंड रूल, लाई एंड रूल और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाना, ये अब नहीं चलेगा। यही हालत रही, अगली बार आप सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। अभी 2 डिजिट पे हैं, अभी सिंगल डिजिट पे आएंगे, क्योंकि भारत माता का अपमान करना, भारत माता के पीठ में छुरा भोंकना, लेकिन हिंदू मुसलमान को लड़ाना, अरे आपने इतना बड़ा पाप कर दिया। शिक्षा का अधिकार कानून लाए और चोर दरवाजे से मदरसों को उसको बाहर कर दिया। संविधान में हमारा लिखा था कि 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन होगी। आपने कितना बड़ा पाप किया कि मदरसों को बाहर कर दिया। आप क्या चाहते हैं कि मदरसों को यूनिफॉर्म एजुकेशन न मिले? मदरसे राइट टू एजुकेशन में आए ना। क्या क्या आपने कर दिया साहब। आप याद रखिए, आपकी पॉलिटिक्स तभी तक है जब तक भारत में, लेकिन अश्वनी जी वो सवाल इस बात पर उठा रहे थे कि साहब अदालतों की क्लीन चिट मिली होंगी, भारत से गरीबी खत्म हो गई, लेकिन फिर आपके नेता तड़ीपार क्यों हुए और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वो टिप्पणी क्यों करनी पड़ी थी गुजरात के संदर्भ में, और खासतौर से 2002 के संदर्भ में? हम जब भी चर्चा करते हैं तो वाजपेयी साहब की वो टिप्पणी बीच में चली आती है। हम बिल्कुल ठीक है, हम आएंगे, इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, इस सवाल को अश्वनी जी आगे बढ़ाएंगे। अग्रवाल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या बात कर रहे हैं, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनको पैनल में शामिल करेंगे। लेकिन चुनावों के आसपास दंगों का जिक्र या दंगों की फसल क्यों धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और पिछले कुछ दिनों में क्यों इसका जिक्र थोड़ा ज्यादा हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। मैं इश्मी टीचर हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है।